डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। आपके पास इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 p3 माइनस z इंटू में p2 प्लस p3 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग द जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड का यूज करके हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है बच्चों, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। हम डायरेक्ट इस इक्वेशन पे बच्चों कंप्लीट जैकोबी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब तक ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से नहीं हटेगा तब तक हम जैकोबी मेथड को इस क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करने पड़ेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। और उस सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम इस जेड को यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद वी यूज द जैकोबी मेथड। ये कहता है कि हेयर इक्वेशन 1 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन नंबर जो 1 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एज इट इन्वॉल्व्स द डिपेंडेंट वेरिएबल जेड। क्योंकि ये किसको इन्वॉल्व कर रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड को इन्वॉल्व कर रही है, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सो वी शैल फर्स्ट रिड्यूस 1 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए हमें पहले इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज द फॉर्म दैट डज नॉट इन्वॉल्व द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। तो सो दैट जैकोबी मेथड में बी अप्लाइड, ताकि हम जैकोबी मेथड को उस पर अप्लाई कर सकें। तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, ये जो स्मॉल p1 है इसका मतलब होता है बच्चों करली जेड बाई करली x1, p2 का मतलब होता है करली जेड बाई करली x2 और p3 का मतलब होता है करली जेड बाई करली x3। ठीक है, इनको हम यहाँ से क्या है बच्चों रिप्लेस कर दिया। p1 p2 p3 को करली जेड बाई करली x1, करली जेड बाई करली x2 एंड करली जेड बाई करली x3 से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हम इस इक्वेशन को बच्चों 1/z² से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 1/z² से डिवाइड करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1/z करली जेड बाई करली x1 का होल स्क्वायर। इसको भी 1/z से रिप्लेस करेंगे, z² से डिवाइड करेंगे 1/z² से। तो एक z को हम इस टर्म के साथ एडजस्ट कर देते हैं और एक z को इस टर्म के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगी बच्चों 1/z करली जेड बाई करली x2। एक टर्म ये बन जाएगी 1/z करली जेड बाई करली x3 और z इंटू जेड z² बन जाएगा। ठीक है ना। इसको भी जब आप z से डिवाइड करोगे z² से तो एक z/z² बनेगा और वो कैंसिल होकर 1/z आएगा। तो 1/z को एक बार इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं और एक बार इसके साथ। बाहर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो दोनों के साथ बाहर माइनस आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 1/z करली जेड बाई करली x2 और साथ में आ जाएगा 1/z माइनस 1/z करली जेड बाई करली x3 इज इक्वल टू 0। अब हम एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं कि 1/z dz इज इक्वल टू dz के इक्वल है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z करली z इज इक्वल टू करली कैपिटल Z। ओके, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/z का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log of z, और dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपके पास z आएगा। क्लियर है। देन फ्रॉम टू वी हैव, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या बन जाएगी, करली z बाई 1 करली z। मतलब इस इक्वेशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x1 तो ये बन जाएगी बच्चों 1/z करली जेड बाई करली x1, यह बन जाएगा करली जेड बाई करली x1। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट सॉरी आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x1 तो ये बन जाएगा 1/z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे करली जेड बाई करली x1 और करली जेड बाई करली x। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 1/z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 और ये भी बन जाएगा करली जेड बाई करली x2। अब इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x3 तो ये बन जाएगा बच्चों 1/z करली जेड बाई करली x3 और साथ में करली कैपिटल Z है यहाँ पर करली x बाई करली 3। ओके स्टूडेंट्स, अब बैक रिप्लेसमेंट है।
1/z करली z बाई करली x1 था, ये भी 1/z करली z बाई करली x1 है, तो इसकी जगह क्या रखा जा सकता है, कैपिटल करली z बाई करली x1। तो ये रख दिया कैपिटल z है करली z बाई करली x1 का होल स्क्वायर। अब फिर है 1/z करली z बाई करली x2, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, करली z बाई करली x2 से, यहाँ पर z कैपिटल है। 1/z करली z बाई करली x3 है, तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं करली z बाई करली x3 से, ये z के आपके पास कैपिटल z है। माइनस इसको रिप्लेस कर दिया 1 बाई करली, ये जो टर्म है इसको रिप्लेस कर सकते हैं करली z बाई करली x2 से। फिर आपके पास ये टर्म है, इसको रिप्लेस किया माइनस करली z बाई करली x3 से। अगर अब हम क्या मान लेते हैं कि करली z बाई करली x1 कैपिटल P है, करली z बाई करली x2 कैपिटल P2 है और करली z बाई करली x3 P3 है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, P1 का स्क्वायर प्लस P2 P3 माइनस में P2 और माइनस में P3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अब हम इस इक्वेशन पर क्या है बच्चों, जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं f ऑफ x1 y1 x3 कैपिटल P1 P2 एंड P3 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 P3 माइनस P2 माइनस P3 इज इक्वल टू 0। और इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू x3, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल P1, विद रिस्पेक्ट टू P2, विद रिस्पेक्ट टू P3। जैकोबी एक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है, उस जैकोबी एक्सिलरी इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दी। एक बार ये फैक्टर ले लेते हैं dP2/0 और एक फैक्टर ये चूज कर लेते हैं dP3/0। जब आप dPT/0 यूज करेंगे तो d ऑफ P2 इज इक्वल टू 0, dP3 इज इक्वल टू 0 मीन्स P2 इज इक्वल टू A1। P2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, A1 आ जाती है कांस्टेंट, P3 की वैल्यू क्या आ जाती है, A2। अब इस P2 और P3 की वैल्यू को यूज करके हम P1 की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम कैपिटल F1 मान लेते हैं। ये जो वैल्यू आई है कैपिटल F1 की फॉर्म में लिख लेते हैं x1, x2, x3, P1, P2, P3 इज इक्वल टू P2 विच इज इक्वल टू A1। एक F2 ले लेते हैं, ये ठीक है। फिर आपको जैकोबी की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आपको ये ब्रैकेट निकालनी है, वैल्यू ऑफ F1, F2। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0 आएगी, तो इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, सोल्वेबल है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं, मीन्स 4 का इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में P2 और P3 को रिप्लेस कर देते हैं। P2 को रिप्लेस कर देते हैं A1 से और P3 को रिप्लेस कर देते हैं A2 से। रिप्लेस करने के बाद आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इनको रिप्लेस किया तो यहाँ से P1 की वैल्यू मिल गई। ओके, और dz के बारे में आपको पता है, dz क्या लिखते हैं, dz इज इक्वल टू कैपिटल P1 dx1, कैपिटल P2 dx2, कैपिटल P3 dx3। P1 की वैल्यू पुट कर दी, P2 की वैल्यू पुट कर दी और P3 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा कैपिटल Z में, इसका इंटीग्रेशन dx1 का इंटीग्रेशन x1, dx2 का इंटीग्रेशन x2 एंड dx3 का इंटीग्रेशन x3। और कैपिटल Z आपके पास क्या था बच्चों, आपने सब्स्टिट्यूट कर रखा था कि log ऑफ z इज इक्वल टू कैपिटल Z है, तो कैपिटल Z को रिप्लेस कर देंगे log ऑफ z से। तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके।